हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अंशुमान दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट। बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट essentially मीन्स अ प्रोसेस ऑफ अपवर्ड चेंज वेयर द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री इंक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम ये कह सकते हैं कि हमारी देश की इकॉनमी डेवलप हो रही है अगर देश की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है। बट आज से काफ़ी साल पहले $200, $500, $1000, $1200 इस तरह से ग्रेजुअली हम लोग ने इंक्रीज करते करते $2000 के आसपास आए। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $65,000 है। सिंगापुर की भी अप्रॉक्स 62-65 के आसपास। लग्जमबर्ग की 1,14,15,000 पर डॉलर विच इज़ हाईएस्ट इन अक्रॉस द ग्लोब। तो इस तरह से हर एक देश की अलग अलग पर कैपिटा इनकम होती है और ये माना जाता है जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम जितनी ज़्यादा है बेसिकली वो उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ये भी एक पैरामीटर हो सकता है। इसके अलावा नेशनल इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ फैसिलिटीज़, हैप्पीनेस इंडेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम और बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स प्ले अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Entrepreneurs serve as the catalyst in the process of industrialization and economic growth. Basically, entrepreneurs किसी भी देश की इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट वो तत्व होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को रेट को इन्हेंस कर देते हैं। तो उसी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस को एंटरप्रेन्योर्स इन्हेंस कर देते हैं। जितना ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप होगा उतनी तेज़ी से जीडीपी बढ़ेगी, उतनी तेज़ी से नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे, उतनी तेज़ी से प्रॉस्पेरिटी आएगी और देश इकोनॉमी डेवलप होगी। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ इकोनॉमी। Technical process alone cannot lead to economic development unless the technology breakthrough are put to economic use by entrepreneurs। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से ऐसा नहीं हो सकता है कि देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाए। हम उस टेक्नोलॉजी को एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपने बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ाते हैं, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कैसे कम करते हैं, हम अपनी सर्विस को कितनी ज़्यादा सुगम बनाते हैं, आसान बनाते हैं, कितनी ज़्यादा लोगों तक उस टेक्नोलॉजी को रीचेबल बनाते हैं और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने प्रोडक्शन में, जीडीपी में किस तरह से सुधार करते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली अब हम लोग एंटरप्रेन्योर्स के रोल को डिस्कस कर लेते हैं। पहला रोल होता है कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बारे में हम लोग ने बहुत बार डिस्कस किया है, क्लासरूम में भी डिस्कस किया है। कैपिटल फॉर्मेशन में इस तरह से एंटरप्रेन्योर्स हेल्प करते हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जितनी ज़्यादा होती है उतने नए लोगों को नए रोज़गार मिलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को भी अर्निंग मिलती है और वो पैसे को सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, बैंक में, बॉन्ड्स में। तो उससे क्या होता है कि वो नई कैपिटल क्रिएट होती है और वो कैपिटल मान लीजिए कि किसी एंटरप्रेन्योर ने किसी बैंक में एफडी कराई सेविंग्स की, तो बैंक उस एफडी के पैसे को क्या करेगा, वो किसी और बिजनेसमैन को या एंटरप्रेन्योर को लोन के फॉर्म में देगा। तो जो सेविंग होती है बेसिकली वही कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो जितनी ज़्यादा सेविंग रेट होगी उतनी ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी और सेविंग रेट ज़्यादा कब होगा, जब अर्निंग ज़्यादा होंगी, जब पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से कैपिटल फॉर्मेशन होती है और कैपिटल फॉर्मेशन फिर से बिजनेस को आसान रियायती रेट्स पे, इजी रेट्स पे लोन प्रोवाइड करता है जिससे कि और तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और तेज़ी से इकोनॉमी ग्रो होती है। एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प से पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, हम लोग ने डिस्कस कर लिया। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बेसिकली क्योंकि हमारा जो मेन एम्प्लॉयमेंट का कंसंट्रेशन है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हिंदुस्तान के मेट्रो सिटीज़ में है, बड़े राज्यों में है, बड़े शहरों में है। इसलिए लोग गांव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं और शहरों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आता है, स्लम एरिया डेवलप होता है और अराजकता बढ़ती है, रश बढ़ता है, ट्रैफिक जैम, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम, पोल्यूशन की प्रॉब्लम, तमाम तरह की और प्रॉब्लम पैदा होती हैं। तो देश को अगर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करना है,
हर एक क्षेत्र का बराबर विकास करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर एक रीजन में एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। और एंटरप्रेन्योरशिप ही वो माध्यम है जिससे आप अपनी कंट्री का बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया जैसे बहुत बड़े देश में ये पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट ही हर जगह इन्वेस्टमेंट करे, गवर्नमेंट प्लांट्स लगाए, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग करे। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्स नहीं है। और हम लोग ऑलरेडी कई सौ साल की गुलामी के बाद अभी 70 साल पहले आज़ाद हुए हैं, तो उस समय गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्स नहीं थे कि हर एक जगह पे वो प्रॉपर उतना ज़्यादा ध्यान दे पाए। तो इसलिए महात्मा गांधी ने आज़ादी के पहले ही बता दिया था कि अगर हिंदुस्तान को डेवलप होना है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल यूनिट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, यही सफलता का मूल मंत्र होगा। यही आगे चल के देश को तरक्की की राह पे ले जाएगा। तो उन विजनरी लीडर ने इसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि अगर हमें बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट चाहिए तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप करनी ही पड़ेगी। डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप से लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आती है, सब लोग अपने आत्मनिर्भर बनते हैं, स्वावलंबी बनते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अगर मैं आपको इंडस्ट्री का एग्जांपल लूँ, स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करते हैं, तो अगर एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगता है तो उसमें आयरन ओर चाहिए होता है, उसमें लेबर चाहिए होता है, उसमें बहुत तरह की और रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसमें बहुत सारी एंसिलरी यूनिट्स चाहिए होती हैं। एंसिलरी यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो किसी बड़ी इंडस्ट्री को कंपोनेंट सप्लाई करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो इंडस्ट्री है तो ऑटो एंसिलरी प्रोवाइडर कि मारुति एक बड़ी इंडस्ट्री है, एक बड़ी कंपनी है, तो उसने टायर कहीं से लिया, गियर कहीं से लिए, वायर कहीं से लिए, पेंट कहीं से लिया, तो जो ये कंपोनेंट उनको प्रोवाइड करता है वो एंसिलरी सप्लायर कहलाते हैं। तो बेसिकली ये आपका बैकवर्ड लिंकेज का एक एग्जांपल हो गया। इंस्पायर अदर टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुल होता है तो वो दूसरे को भी मोटिवेट करता है कि हाँ, अगर फ्लिपकार्ट में दो युवा एक इतनी बड़ी कंपनी को बना सकते हैं, ओयो रूम में एक छोटा सा कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट 50-60 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है, ओला इंडिया में इतना सक्सेसफुल हो सकता है, तो हम भी उस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो क्रिएट नॉलेज स्पिलओवर, ऑगमेंट द नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस, ज़्यादा एंटरप्राइज खुलती हैं, चारों तरफ एक दूसरे को हेल्प होती है, नॉलेज इन्हेंस होता है, डाइवर्सिटी आती है, ज़्यादा डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री खुलती है, ओवरऑल इकॉनमी में हर एक तरह की चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग, हर एक तरह की चीज़ों की सर्विस प्रोवाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। सोसाइटी के जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन होता है, नए नए प्रकार के आर्टिकल्स बनते हैं, नए नए प्रकार के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनते हैं, नए नए तरह की प्रोडक्शन टेक्निक डेवलप होती हैं जिससे हम लो कॉस्ट पे मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं। इट इज़ द एंटरप्रेन्योर हु ऑर्गेनाइज एंड पुट टू यूज कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंगली। डेवलपमेंट डज नॉट अकर साइमल्टेनियसली एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर ही कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी को आपस में इस तरह से कंबाइन करता है कि डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये अपने आप नहीं हो सकता है। एंटरप्रेन्योर्स ही कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी इन सबको इस तरह से आपस में कंबाइन करता है कि किसी देश में तरक्की होती है। द एंटरप्रेन्योर इज द की टू क्रिएशन ऑफ न्यू एंटरप्राइज दैट energize the economy and rejuvenate the established enterprises that make up the economic structure. बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप नए निर्माणों की कुंजी है जो अर्थव्यवस्था को और एक्टिवेट करता है और सक्रिय करता है, और जो उन इंडस्ट्रीज़ को स्थापित करता है, उनका कायाकल्प करता है, इंडस्ट्री को और अच्छा बनाता है, जो इंडिया को या अब किसी भी कंट्री को फाइनेंशियल ग्रोथ पे ले जाने में सक्षम होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स इनिशिएट एंड सस्टेन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द फॉलोइंग वेज। इन तरीकों से एक एंटरप्रेन्योर देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। कैसे, हम लोग ने अब ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कैपिटल फॉर्मेशन करता है, पर कैपिटा इनकम में बढ़त आती है,
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होता है, लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट होता है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को, इस पॉइंट को समझ लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज एसेंशियल फॉर नेशनल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को समझ लेते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं। इससे हमारा जो विदेशी कंट्रियों के ऊपर निर्भरता होती है किसी पर पर्टिकुलर सर्विस के लिए, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए या कमोडिटी के लिए, तो वो एंटरप्रेन्योर्स उसको दूर करते हैं और वो अपने देश में वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, वो सर्विस डेवलप करते हैं, जिससे देश की फॉरेक्स का लॉस कम होता है और इकोनॉमिकली कंट्री स्ट्रांग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है मोबाइल्स की, लैपटॉप की, प्रोसेसर्स की, तो अगर कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करता है विद इन कंट्री, लैपटॉप बनाता है, कंप्यूटर बनाता है और यहीं पे बेचता है और बाहर भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करता है, बल्कि इंपोर्ट नहीं करता है, तो ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेगा अपने देश को। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, अभी जैसे मैंने आप लोगों को स्टील प्लांट का एक एग्जांपल लेके बताया था कि एक स्टील प्लांट है, वो उसके लिए बहुत सारी एंसिलरी यूनिट्स हैं जो उसको कंपोनेंट सप्लाई करती हैं, आयरन रोड, कोल, ये सब सप्लाई करती हैं, तो वो एक बैकवर्ड लिंकेज का एग्जांपल है। और उस इंडस्ट्री से निकलने के बाद जो प्रोडक्ट आगे जहाँ जहाँ जाता है वैल्यू एडिशन के लिए, वो फॉरवर्ड लिंकेज का एग्जांपल है। बेसिकली हमें एक समझना होगा, the economic history of present developed countries like America, Germany, Japan lead to support the fact that economy is an effect for which entrepreneurship is the cause. बेसिकली इकोनॉमी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो प्रभाव है जिसका कारण एंटरप्रेन्योरशिप होती है। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स ही तरह तरह की इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, छोटे लेवल पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि इन्फोसिस, नारायण मूर्ति और उनके साथियों ने एक कमरे से स्टार्ट करी थी बहुत थोड़ी पूंजी के साथ, और इन्फोसिस इस समय लगभग 1.5-2 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है और वो 1.5-2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। इसी तरह से धीरू भाई अंबानी जी ने इंडिविजुअली एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करी थी जो हिंदुस्तान में 10 लाख करोड़ की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है, और मुकेश अंबानी एशिया के सबसे रिचेस्ट इंडिविजुअल बन गए हैं, एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। तो बेसिकली मुकेश अंबानी को वैसे एंटरप्रेन्योर वैसे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उन्होंने जियो स्टार्ट किया है इसलिए उनको एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर ही वो इंसान होता है जो एकदम स्क्रैप से स्टार्ट करता है और ज़ीरो से स्टार्ट करता है, और ज़ीरो से वो अपनी इंडस्ट्री को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी या दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर देता है। जैसे बिल गेट्स, उन्होंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया और माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद स्टीव जॉब आए, अभी एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो गई। इसी तरह से लैरी पेज, अल्फ़ाबेट भी काफ़ी बड़ी कंपनी हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे, ज़ीरो से स्टार्ट किया और इतनी बड़ी कंपनी बना दी। तो ये सारे एग्जांपल हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स ही वो कैटलिस्ट हैं, वो कंट्री के एक्सेलरेटर हैं जो इकॉनमी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। आप ये सोचिए कि अगर अमेरिका में एप्पल, अल्फ़ाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेज़ॉन, ये सब ना होती तो क्या अमेरिका इकोनॉमिकल सुपर पावर बन जाता? कभी नहीं बन सकता था। तो ये एंटरप्रेन्योर्स ही हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट करके और अपनी कंपनी को एक इकोनॉमिकल सुपर पावर बना दिया। वहाँ के जेफ बेजोस फाउंडर जो हैं अमेज़ॉन के, वो भी प्लैनेट के रिचेस्ट हैं। बिल गेट भी बहुत लंबे समय तक नंबर 1, पृथ्वी के सबसे नंबर 1 अमीर रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग सबसे युवा अरबपति हैं। तो इस तरह से बहुत लंबी लिस्ट है। स्टीव जॉब का नाम भी है, वॉरेन बफेट जिनको ओरेकल ऑफ ओमाहा भी कहते हैं और इन्वेस्टिंग का गॉड भी कहते हैं, तो वो भी लगातार टॉप 5 में रहते हैं रिचेस्ट में। तो इस तरह से ये एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं जो अलग अलग कंपनियों को, अलग अलग कंट्रीज़ को बहुत सक्सेसफुल बनाते हैं और
डेवलप बनाते हैं। हम लोग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात कर ही चुके हैं कि बेसिकली अगर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं तो वो कंट्री को सक्सेसफुल बनाते हैं, वो बाहर से इंपोर्ट नहीं करने देते हैं, प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री में बनाते हैं, जिससे हमारा फॉरेक्स लॉस कम होता है, हमारी करेंसी स्ट्रेंथ होती है। मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय लगभग 1 रुपीज़ इक्वल टू $1 के आसपास था, और धीरे धीरे करते हुए 70 साल में हमारी करेंसी डिप्रिसिएट होकर नियर अबाउट $76 इक्वल टू $1 के आसपास आ गई। यानी हमने 76 गुना डिप्रिशिएट कर दिया मोर देन 70 सालों में, यानी हर साल 100% से डिप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में इंडियंस आर बेसिकली ऑब्सेस अबाउट इम्पोर्टेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। उनको इम्पोर्टेड प्रोडक्ट चाहिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए। इसकी वजह से हम लगातार बाहर से चीज़ें खरीदें। और इंडिया में एक प्रॉब्लम और है कि हमारे यहाँ गोल्ड का और क्रूड ऑयल का नेचुरल रिजर्व नहीं है, इसलिए हमें क्रूड ऑयल भी बाहर से मंगाना पड़ता है और गोल्ड भी बाहर से मंगाना पड़ता है। और दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर इंडिया है गोल्ड का और क्रूड ऑयल का। तो ये दोनों चीज़ें भी हमारे एक्सपोर्ट बिल में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं। लगभग 50-60% का कंट्रीब्यूशन गोल्ड और क्रूड ऑयल करता है। तो और इसके अलावा लगभग काफ़ी बड़ी मात्रा में हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, मशीनरी, प्रोसेसर्स, मोबाइल्स, ये सब भी बाहर से मंगाते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारी इकॉनमी, हमारा रुपया लगातार टूटता चला जा रहा है। चाइना से हम लोग हर साल अप्रॉक्स 100 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़ी रकम है। तो इस तरह से हम हर साल 100 बिलियन तो खाली चाइना को देते हैं अप्रॉक्स। पिछली साल 90 बिलियन के आसपास हमने इंपोर्ट किया था। तो इस तरह से हमारी करेंसी लगातार डिप्रिशिएट कर रही है और डॉलर और दूसरी करेंसियाँ यूरो, पाउंड वगैरह लगातार अप्रिशिएट कर रहे हैं। फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल नॉलेज, ट्रेनिंग, market contracts, family business, availability of capital, successful role models. Basically, entrepreneurs does not emerge and grow spontaneously. There are various factors having both positive and negative influence on the growth of entrepreneurship. तो हम लोग वो फैक्टर्स समझ लेते हैं जिनकी वजह से entrepreneurs बन पाते हैं। तो पहली बात तो ये कि टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए उनके अंदर, ट्रेनिंग उनके पास ज़बरदस्त होनी चाहिए, मार्केट की समझ, फैमिली बिजनेस है तो वो भी इसको बढ़ा लेते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया, बाद में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जी ने कंटिन्यू किया, जिसमें अनिल अंबानी फेल हो गए लेकिन मुकेश अंबानी ने उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। कैपिटल की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सक्सेसफुल रोल मॉडल है कि नहीं है, किसको आप फॉलो कर रहे हैं, कौन मेंटर है, कौन गाइड है, किसकी बात आप सुन रहे हैं। लोकल मैन पावर आपके पास कैसा है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है। गवर्नमेंट का कैसा सपोर्ट है। बैरियर्स क्या हो सकते हैं, लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज, बिजनेस नॉलेज, मार्केट नॉलेज। तो ये कुछ बैरियर्स हैं जिनकी वजह से बिजनेस फेल भी हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन, प्रेशर, लीगल एंड ब्यूरोक्रेटिक कंस्ट्रेंट्स। ब्यूरोक्रेसी मतलब लाल फीताशाही, रेटेपिज्म है, अधिकारी और इनकम टैक्स वाले ये सब लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। लीगल लॉज बहुत टफ हैं, तब भी आप नहीं बिजनेस ज़्यादा फ्लरिश कर पाएंगे। पेटेंट्स बहुत ज़्यादा टफ है, नॉर्म्स, पेटेंट्स बहुत हैं, आपको हर चीज़ के लिए राइट्स लेने पड़ते हैं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी देश हिंदुस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान इस समय वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया, जबकि पाकिस्तान इस समय स्ट्रगल कर रहा है, बैंकरप्सी की कगार पे पहुंच गया। क्यों? एक ही रीज़न है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कॉपरेट नहीं कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ पीपल। दे कन्वर्ट रिसोर्सेज इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दे क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज एंड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। दे आर इन creator of wealth through constant innovation. They try to cut down cost, improve quality, create demand. तो बेसिकली ये लाखों करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, नए नए तरह के प्रोडक्ट इनोवेट करते हैं, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट को बहुत तगड़ा रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं।
नए नए इनोवेटिव मेथड से अपनी कॉस्ट को कम करते हैं, को आसान बनाते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी को आसान बनाते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स में वो क्या क्वालिटी होती हैं जो उनको थोड़ा अलग हटके बनाती हैं, वो क्यों एंटरप्रेन्योर्स बन पाते हैं, सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं बन पाते हैं, सब मैक्सिमम लोग फेल क्यों हो जाते हैं। बेसिकली दे हैविंग कैपेसिटी टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज़, वो अपॉर्चुनिटीज़ को तुरंत एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको किसी भी अपॉर्चुनिटी को, किसी भी आइडिया को एक रिवार्डिंग वेंचर में कन्वर्ट कर देते हैं, एक प्रॉफिट मेकिंग आइडिया में कन्वर्ट कर देते हैं, एक नॉर्मल आइडिया को, एक आइडिया से अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को क्रिएट करते हैं, लगातार इनोवेशन करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली डॉक्टर बिंदा ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जिसको अगर आप छत से कूदा दो तो वो रास्ते में पैराशूट बनाएगा और उसके बाद आराम से लैंड कर जाएगा, और उसके बाद नीचे पहुंचने के पहले पहले वो एरोप्लेन बना के और उड़ भी जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर बहुत अलग लेवल की चीज़ है, और जो लोग इसको करते हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त पैशन होता है। Offer choice of consumers, entrepreneurs provide choice. In fact, they bombard the consumer with bewildering variety of product and services. Offer choice of consumers, ये कंज्यूमर को तरह तरह की चॉइस अवेलेबल कराते हैं। ऑफर क्वालिटी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस, ये भी इनकी बहुत बड़ी खासियत होती है। ऑफर नोवेल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के बहुत बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तरह तरह के जॉब्स क्रिएट करते हैं, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं, इकनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ये करते हैं। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंस्पायर अदर टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएट नॉलेज स्पिल ओवर एंड अ फ्यू अदर्स। Entrepreneurs play an important role in the economic development of a region. Entrepreneurs play an important role in the economic development of a region. From the fall of Rome AD 14, after death of the Christ 476, to the 18th century, there was virtual no increase in per capita wealth generation in the West. With the advent of entrepreneurship, however, per capita wealth generation and income in the West grow exponentially by 20% in the 17th century and 200% in the 1800 century and 740% in the 1900 century. तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स वो लोग हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी में 20% से ग्रो करा, फिर वेस्ट को, पश्चिम देशों को 200% से ग्रो करा 18वीं शताब्दी में, और 740% से 19वीं शताब्दी में ग्रो करा और उनको पश्चिमी देशों को डेवलप बना दिया। तो ये एंटरप्रेन्योर्स है। मैंने अभी जैसे आपसे बात करी थी मार्क जुकरबर्ग की, स्टीव जॉब की, बिल गेट्स की, वॉरेन बफेट की, तो ये सारे लोगों की वजह से ही जैक मा चाइना में, जेफ बेजोस अमेजोन, तो इन लोगों ने ही अपने अपने देश को इस मुकाम तक पहुंचाया है। The various way in which the entrepreneurial activity result in economic development and growth are, हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, इंस्पायरिंग अदर टू पार्टिसिपेट इन एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएट नॉलेज, ऑगमेंट द नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस। एक जगह अगर एक एंटरप्राइज खुलती है तो वहाँ पे पूरा एक मार्केट हब डेवलप हो जाता है, आसपास और बहुत सारे कंपनी आ जाती हैं। डाइवर्सिटी प्रोवाइड करना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन की, एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर्स की क्या कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ सोसाइटी, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ सोसाइटीज़ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, वो सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हैं। कहीं कोल माइन है, कहीं लैंड है, कहीं आयरन ओर मिल रहा है, कहीं कुछ भी है, तो वो चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके उसको एक सक्सेसफुल, एक एफिशिएंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे सबका फ़ायदा होता है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू आर्टिकल, तरह तरह के आर्टिकल डिज़ाइन करते हैं, तरह तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टाटा ने एक इनोवेटिव वाटर प्योरीफायर बनाया प्योरेट के नाम से, तो टाटा स्वच्छ के नाम से, प्योरेट ने, एचयूएल ने बनाया प्योरेट के नाम से।
जिसमें ना आपको यूवी की ज़रूरत है, ना इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता है कि देश में 70% हिस्सों में रूरल एरिया है और रूरल एरिया में बिजली भी नहीं आती है अच्छे से और लोग उतना ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं एक यूवी या आर ओ बेस वाटर फिल्टर को। और फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो जिसका सोल्यूशन देने के लिए उन्होंने 1500 की कॉस्ट पे एक बेहतरीन वाटर प्योरीफायर प्रोवाइड किया कंज्यूमर्स को। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स, तरह तरह की नई टेक्निक्स इनोवेट करना जिससे और प्रोडक्शन आसान हो, कॉस्ट कम हो। कैपिटल फॉर्मेशन करना, इंडस्ट्रियल क्लाइमेट बनाना, कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्बेसडर ऑफ सोशल चेंज, सबसे पहले सोशल चेंज यही लेके आते हैं। रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल बैलेंस मेंटेन करना, क्षेत्रीय असमानता को दूर करना, रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करना, प्रॉपर रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट करना, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर बहुत इम्पोर्टेंट है किसी देश के लिए, एंटरप्रेन्योर से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम उम्मीद है कि आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। अपने लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।